वो लोग संसद चुन के आएगी तो कम से कम एक स्थिरता रहेगी कि आने वाले टाइम में, जैसे उदाहरण के लिए अमेरिका में राष्ट्रपति का भी चुनाव हुआ, वहां एकदम फिक्स है कि हर 4 साल के बाद नवंबर के महीने का शायद दूसरा मंगलवार होता है जिसमें कि उनका चुनाव होगा और उसके बाद वो जनवरी में एक पर्टिकुलर डेट है उसमें वो कार्यभार ग्रहण करेंगे। तो हर चीज व्यवस्थित ढंग से चलती चली जाती है तो संवैधानिक उपकरणों को भी काम करने का पूरा अवसर मिलता है और इसका एक व्यवहारिक पक्ष भी है। अगर आप देखें जो बताया गया कि अभी उन्होंने बताया कि इलेक्शन में 1,35,000 करोड़ रुपया खर्च हुआ, इसके साथ साथ एक और चुनौती आती है, हम पैरामिलिट्री फोर्सेस को अपॉइंट करते हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस का मुख्य काम है आतंकवाद और देश की सुरक्षा और सीमा पर होने वाली गतिविधियों पर नियंत्रण रखना, ये उनका सेकेंडरी काम है, चुनाव कराना। अब हर 2-4 महीने के बाद यदि पैरामिलिट्री फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट, जो हमारे सरकारी कर्मचारी हैं जिनकी चुनाव में ड्यूटी लगती है, उनके ऊपर जब तक यह दबाव बना रहेगा कि अब होगा 1 साल बाद यहां होगा फिर किसी दूसरे राज्य में होगा तो केंद्रीय कर्मचारियों को वहां भी जाना पड़ेगा, उस चीज से भी मुक्ति मिलेगी। तीसरा, वोटर टर्नआउट इसलिए बढ़ता है कि यदि आपको ये पता हो कि एक बार जाने पे आप 2 वोट डाल पाएंगे तो जो लोग उस शहर में नहीं रहते जहां उनका वोट है, तो एक बार यह व्यवस्था की जा सकती है कि उन सारे लोगों को 2 दिन की 3 दिन की छुट्टी मिल सके, या वो ये भी सोच सकते हैं कि मेरी उपयोगिता है, मैं जाकर दोनों वोट डाल के चला। अब जहां पर ऐसा नहीं होता है तो कई बार आपने देखा, और जहां साइमल्टेनियस इलेक्शन हुए वहां के ऊपर ये उदाहरण देखने को मिला है कि वोटर टर्नआउट बढ़ा। अब आता है अगला प्रश्न कि साहब इससे इलेक्शन में प्रभाव पड़ जाएगा, लोकसभा के चुनाव का प्रभाव विधानसभा पे आ जाएगा, परंतु देश की जनता बहुत समझदार है। मैं आपको अभी लेटेस्ट उदाहरण देता हूं, 2019 का लोकसभा, इस बार तो हमारी सरकार आ गई, सेम डे वोटिंग हुई जिन राज्यों में साइमल्टेनियस इलेक्शन हुआ। उस राज्यों में क्या थे, उड़ीसा भी था, आंध्र भी था और तेलंगाना था। तीनों जगह विपक्ष की सरकारें बनी और केंद्र में मोदी जी को 303 मिले। मैं एक और आपको उदाहरण देना चाहता हूं, 1999 का महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव, एक ही दिन वोटिंग थी, यानी एक बटन दबाना था केंद्र के लिए और एक बटन दबाना था प्रदेश के लिए। जो हमें केंद्र में वोट मिले लोकसभा में, विधानसभा में उससे 10% कम वोट मिले। तो आप सोचिए, इसका मतलब 10% वोटर ऐसा था जिसने एक ही समय में 2 बटन दबाने थे, पर उसने विचार करके बटन दबाया कि भले हमारे पक्ष में गया अगेंस्ट में गया, वो एक अलग बात है। अभी मैं आपको उदाहरण देता हूं 2024 का लोकसभा, हमारा घर जो पड़ता है लखनऊ पूर्व सीट पर पड़ता है, वहां बाई इलेक्शन भी हो रहा था क्योंकि गोपाल टंडन जी की मृत्यु हो गई थी। अब राजनाथ सिंह जी लोकसभा से भी लड़ रहे थे। अब उसी लखनऊ पूर्व विधानसभा में, लोकसभा में हमारी लीड थी 70,000 और विधानसभा में हमारी जीत थी 50,000। इसका मतलब 20,000 मतदाता ऐसा था जिसने एक साथ दोनों बटन दबाए, और लोकसभा के लिए उसकी चॉइस अलग थी और विधानसभा के लिए उसकी चॉइस अलग थी। तो मुझे लगता है जो लोग ये कहने का प्रयास करते हैं तो वो भारतीय मतदाता की बुद्धि और विवेक को हल्के में ले रहे हैं। भारतीय मतदाता बहुत प्रबुद्ध है कि उसे कहां किसको कब वोट देना है और कहां किसको कब झटका देना है। अभी आपने देखा ना, दिल्ली में फ्री वाले थे ना, जो ये मान के बैठे थे कि लोकसभा में 18% वोट मिला है मगर विधानसभा में तो मुझे 56% वोट मिलेगा ही मिलेगा, परंतु अभी उसी समय के अंतराल पर चुनाव हुए, परंतु ऐसा नहीं हुआ। और एक और बात समझिए, ये वही लोग हैं जो आप लोगों को इस प्रकार का भी ज्ञान देते हैं कि गठबंधन हो जाएगा तो पूरा का पूरा वोट ट्रांसफर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में 2019 में सपा बसपा गठबंधन हुआ, अगर गणित के आधार के ऊपर जोड़ते तो सारा खेल खत्म था, परंतु ऐसा तो हुआ नहीं। इसका जितना भी उन लोगों को विश्वमन करना है विश्वमन कर लें, और हमारे प्रधानमंत्री जी तो आपके इस काशी क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं, तो वो भगवान शंकर के उस स्वरूप से प्रेरणा लेते हैं कि मैं मधु से अनभिज्ञ आज भी जीवन भर विषपान किया है, किया नहीं विध्वंस विश्व का आजीवन निर्माण किया है। और यदि कोई भयभीत करना चाहे तो उन्होंने कहा
मैं कल्याण भी करता हूं, दीन दुखी हूं पर मानव के मन में रहता हूं, सन्यासी हूं पर वैभव से दुनिया की झोली भरता हूं, शूल भरे कंटक पथ पर जीवन भर अभियान किया है, किया नहीं विध्वंस, विश्व का आजीवन निर्माण किया है, और आगे जरूरत पड़ी तो प्रलयंकर हूं महाकाल मन पापों का अवसान किया है, किया नहीं विध्वंस, विश्व का आजीवन निर्माण। और अंत में मैं ये भी ऐड कर देना चाहता हूं कि वही लोग हैं जो इस एक देश को नहीं, तो इस देश की संस्कृति को समाप्त कर देना चाहते हैं, जिन्होंने कॉन्फ्रेंस की थी इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म। 1 मिनट का समय लेते हुए आपको पूरा सीक्वेंस बता देना चाहता हूं। आपको ध्यान हो, पिछले 7-8 सालों से अमेरिका में एक रिपोर्ट निकलती थी, रिलीजियस फ्रीडम इंडेक्स, जो लगातार भारत के खिलाफ थी। अब जब से अमेरिका में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन चेंज हुआ है, तो ये समाज में आया है कि उसको जो पैसा जाता था उसमें जॉर्ज सोरोस फाउंडेशन से भी पैसा जाता था, और उसकी चीफ कोई लेफ्टिस्ट इंडियन में ओरिजिन की लेडी है। अब आइए, उसके बाद एक हेनरी लुईस फाउंडेशन है, HENRYLUC फाउंडेशन, उसने 4 मार्च 2020 को एक मीटिंग करके प्रस्ताव पारित किया कि हिंदू मेजॉरिटेरिज्म को कैसे कंट्रोल करना है, और बाकायदा उसमें आया कि इसके लिए कास्ट का इशू उठाना है। हेनरी लुईस फाउंडेशन और एक फ्रेंच इंडोलॉजिस्ट है क्रिस्टोफर शर्लट, दोनों ने अपनी रिपोर्ट 2020 में दी, और 4 मार्च 2020 से पहले इन लोगों को स्टेटमेंट दिखा दीजिए। फिर आगे बढ़े, 2021 दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में कॉन्फ्रेंस हुई, डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व, यानी हिंदुत्व को वैश्विक स्तर पर ध्वस्त करना। अब आइए, उसके बाद 2022 पहली कॉन्फ्रेंस हुई तमिलनाडु में, इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म, हिंदू धर्म का समूल नाश। उसके बाद आइए 2023 में जो हुआ वो एक कदम आगे बढ़ गए। अब उन्होंने कहा ये तो बैक्टीरिया है, ये तो वायरस है, ये तो HIV है। उसके बाद 2024 आइए तो धर्म ग्रंथों को फाड़ना, रामचरितमानस को फाड़ना, तो बिहार के एक मंत्री साइनाइड बोलने लगे। वो कहने लगे कि साहब हिंदू धर्म ग्रंथ तो साइनाइड है, और खुद पता है नवी 10वीं पास है, पता नहीं कब पढ़ लिए, कितना ज्ञान प्राप्त कर लिए, कि सबसे समीक्षा कर लिए, परीक्षा दिए बगैर समीक्षा करके ज्ञान देने लगे। आप ये समझिए, इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, ये एक लंबा षड्यंत्र है जो बहुत दूर से भारत की उस उभरती शक्ति को रोकना चाहता है, जो कोई दुनिया में नहीं चाहता कि भारत अब उस ढंग से उभरे। हमें अपनी शक्ति के बारे में, अगर हिंदू मेरा पक्ष है, तो कोई कितना भी कर ले, मोदी जी जिस दृढ़ता के साथ खड़े हैं वो समाप्त होने वाला नहीं है। उसी कविता की एक पंक्ति है, मैं आदि पुरुष निर्भयता का वरदान लिए आया भूपर, पै पीकर सब मरते आए, मैं अमर हुआ लो विश्व पीकर, अघरों की प्यास बुझाई है मैंने पीकर, वह आग प्रखर हो जाती दुनिया भस्मसात, जिसको क्षण भरी छूकर, तब भैसे जाकुल दुनिया ने आरंभ किया मेरा पूजन, मैं नर नारायण नीलकंठ बन गया, न इसमें कुछ संशय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग हिंदू मेरा परिचय। और लास्ट में जो युवा पीढ़ी बैठी है उसके लिए मैं एक बात और बोल देना चाहता हूं, कोई कंफ्यूजन मत रखना, इंडिया का वक्त आ गया है। जैसे हर आदमी की जिंदगी में एक दौर आता है अच्छा और बुरा, वैसे ही हर सभ्यता के लिए भी एक दौर आता है। एक दौर में हम दुनिया के पावर सेंटर थे, इंटेलेक्चुअल पावर सेंटर, मिलिट्री पावर सेंटर, इकोनॉमिक पावर सेंटर। आज से 2500 साल पहले हमारा पतन शुरू हुआ। जब पतन होना शुरू हुआ उसके बाद दुनिया का पावर सेंटर कहां बना? किंग डैरियस ऑफ पर्शिया, यानी आज का ईरान। जब ईरान का पर्शियन एम्पायर डाउनफॉल हुआ तो मेसोपोटामियन एम्पायर, यानी आज का इराक। जब मेसोपोटामियन एम्पायर डाउनफॉल हुआ तो टर्किश एम्पायर, यानी आज का टर्की। उसके बाद रोमन एम्पायर, ईस्टर्न रोमन एम्पायर की कैपिटल कॉन्स्टेंटिनोपल थी, जो आज टर्की का इस्तांबुल है। उसके बाद आज का रोम, आज का इटली। जब उनका डाउनफॉल हुआ तो पुर्तगाल स्पेन का जमाना, पुर्तगाल स्पेन का डाउनफॉल हुआ तो ब्रिटेन और फ्रांस का जमाना, ब्रिटिश एम्पायर का डाउनफॉल हुआ तो अमेरिका का जमाना। अमेरिका का सबसे प्रॉस्परस कौन? वेस्ट कोस्ट, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजल्स बेल्ट। अब आइए पिछले 60-70 साल में जापान का जमाना। फिर आइए पिछले 50-60 साल में टाइनी टाइगर्स ऑफ एशिया पैसिफिक, हांगकांग, ताइवान, सिंगापुर, मकाऊ। अब आइए पिछले 25 साल में चाइना। तो व्हाट नेक्स्ट? इंडिया। कॉन्फिडेंस रहिए, अब इंडिया तो हो गया, मगर इंडिया में वो लीड कौन करेगा? 1 जनवरी 1901 को 20वीं सदी का जो सूरज उगा तो इस देश में किसकी सरकार थी? पूरे देश में अंग्रेज की सरकार। 1 जनवरी 1951 को इस पूरे देश में किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार। और 1 जनवरी 2001 को जब 21वीं सदी के पहले सूरज की पहली किरण धरती में पड़ी तो इस देश में किसकी सरकार थी? अटल जी।